जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल को जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जनजाति की लड़की ने बाल विवाह के खिलाफ बदलाव की अनुवाद की है? ए जुआंग, बी बोंडा, सी खोंड और डी संथाल। इसका सही उत्तर है जुआंग। उड़ीसा की जुआंग जनजाति की एक 16 वर्षीय लड़की ने अपने गांव में बाल स्वास्थ्य और बाल विवाह के कुप्रथा को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है। जुआंग जनजाति उड़ीसा में एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह माना जाता है और यह उड़ीसा के किस क्षेत्र में पाया जाता है तो क्योंझर और टेंडनाल जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब बात आई है जुआंग जनजाति की, तो जुआंग जनजाति की हर जनजाति की भाषा पूछी जाती है, तो याद रखिएगा जुआंग जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा भाषा परिवार से संबंधित रखती है और यह परंपरागत रूप से शिकार करना, भोजन एकत्र करना और टोकरी बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनके कार्य भी पूछे जाते हैं। हाँ, जनजातियों के एक विशेष देवता होते हैं, तो इस जुआंग जनजाति के विशेष देवता हैं, सर्वोच्च देवता हैं सूर्य देवता। क्या हो रहा था वहाँ पर? बाल विवाह प्रथा थी और कुछ ऐसे बाल स्वास्थ्य को लेकर के कुप्रथाएं चल रही थी जो आज के जीवन में मान्य नहीं है। इसलिए उस 16 वर्षीय लड़की ने वहाँ जनजाति लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं के लिए ड्रोन प्रशिक्षण किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? हाल ही शुरू कर दिया है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ किया जा रहा है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है कर्नाटक। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला एवं स्वास्थ्य समूहों को, स्व सहायता समूहों को ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ड्रोन चलाने के लिए। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो अग्रणी राज्य सामने आया है वो कर्नाटक है। कर्नाटक ने बहुत सारे स्व सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया है। और ये कब से शुरू हुआ है? तो ड्रोन दीदी योजना 2024-25 में भी थी, 2025-26 में भी है और इसमें 15,000 ड्रोन वितरित किए गए हैं। इसमें सरकार 8 लाख रुपए या 80% सब्सिडी, जो भी सबसे कम हो वो दी जाती है। याद रखिएगा प्रशिक्षण में ड्रोन उड़ाना और कृषि छिड़काव की तकनीकें शामिल हैं। ये 2 चीज़ इसमें बताई जाती है। ड्रोन के माध्यम से कैसे चीज़ों को हम हैंडल करेंगे, यानी ड्रोन कैसे उड़ाएंगे और फसलों में खाद्यान्न कैसे छिड़काव करेंगे, दवाएं कैसे मिलाएंगे, इस प्रकार से प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे राजा रवि वर्मा कौन है? ए संगीतकार, बी मूर्तिकार, सी चित्रकार, डी शास्त्रीय नर्तक। इसका सही आंसर है चित्रकार। हाल ही में राजा रवि वर्मा की यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की, वो से फ्रंट आर्ट में 167.2 करोड़ में बिकी है। इनकी बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब बात आती है राजा रवि वर्मा की, तो इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलीमानूर गांव में एक कोयल धम्पुरन परिवार में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे जो हिंदू पौराणिक विषयों को यूरोपीय यथार्थवाद और प्रकृतिवाद के मिश्रित के साथ एक चित्र बनाते थे और इन्हें 1904 में केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था राजा रवि वर्मा से, जिनकी पेंटिंग आज देखो कितनी महंगी बिकी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किए गए E20 पेट्रोल मानक में एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात क्या है? ए 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल, बी 15% एथेनॉल और 85% पेट्रोल, 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल, डी 25% एथेनॉल और 75% पेट्रोल। तो अभी इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में E20 पेट्रोल को मानक ईंधन के रूप में लागू किया गया है। E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल मिश्रण इसका सही मिश्रण माना जाता है।
अब देश भर के पेट्रोल पंप में E20 ईंधन की आपूर्ति अनिवार्य कर दी गई है और इसे जारी किसने किया है? तो ईंधन की गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात BIS के अनुसार यह निर्धारित किया गया है। E20 पेट्रोल की न्यूनतम ऑक्टेन रेटिंग जो दी है 95 रोम दी गई है, क्योंकि इसे जो पेट्रोल की जो रेटिंग है वह रोन में नापी जाती है, ऑक्टेन रेटिंग नापी जाती है 95 रोन है। चलिए, एथेनॉल के उपयोग से क्या होगा? तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, क्योंकि एथेनॉल अपने यहाँ उत्पादित हो जाता है। एथेनॉल किससे उत्पादित किया जाता है? अनाज के छिलकों से, अनाज से उत्पादित किया जाता है, जिसमें गन्ना, मक्का और अनाज शामिल है। एथेनॉल मिश्रित, अब इससे क्या लाभ होगा? तो इससे क्या होगा कि जो पेट्रोल से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसको कमी मिलती है, कमी हो जाएगा वो, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकलेगी अगर एथेनॉल 20% रहेगा पेट्रोल के साथ तो। और यह एक बात आई है यहाँ पर, भारतीय मानक ब्यूरो जिससे हम कहते हैं BIS, इसकी स्थापना पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफशोर रुपया डेरिवेटिव बाजार पर सख्त नियम लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, विदेशी निवेश को पूरी तरह रोकना, बी, भारतीय रुपये को स्थिर करना और सट्टा गतिविधियों को नियंत्रित करना, और सी है रुपयों को पूरी तरह डॉलर से जोड़ना, और डी है भारत में क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है भारतीय रुपए को स्थिर करना और सट्टा गतिविधियों को नियंत्रित करना। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफशोर रुपया डेरिवेटिव बाजार पर नए प्रतिबंध लगा दिए। एक नए प्रकार से कहना चाहिए, ऑफशोर जो रुपया डेरिवेटिव है एक प्रकार का ऑनलाइन मार्केट है, जिसमें एक डिजिटल कहना चाहिए लेन देन होता है, जिसमें यह कदम भारतीय रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए है, क्योंकि वो डिजिटल लेन देन था, इसमें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, नहीं तो दुकानों में और बाज़ारों में नोट दिखेंगे ही नहीं। ऑफशोर नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव है जो कि बाजार का दैनिक आकार लगभग $149 बिलियन है। सिंगापुर और लंदन में ऑफशोर रुपया बहुत ज़्यादा चलता है, वहाँ ट्रेंडिंग करता है। अब बात आई है, इसको RBI ने नियंत्रित करने का निर्णय लिया है, तो RBI के संबंध में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई, और RBI भारत की मौद्रिक और नीति और विदेशी मुद्रा बाजार का नियामक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने 132.51 करोड़ की राशि किस बंदरगाह की कनेक्टिविटी परियोजना के लिए मंजूर की है? ए, जवाहर नेहरू पोर्ट, बी, पारादीप पोर्ट, सी, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी या कांडला बंदरगाह, डी, विशाखापट्टनम पोर्ट। इसका सही आंसर है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला बंदरगाह। भारत सरकार ने गुजरात में स्थित है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की कनेक्टिविटी, कहां पर? गुजरात में। कितने रुपए खर्च करेगा? तो 132.51 करोड़ रुपए। और यह मंजूरी किसने दी है? तो हमारे परिवहन, पत्तन, पोत परिवहन राज्य मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दी है। और यह जो योजना है परियोजना PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें क्या होगा? तो इसका उद्देश्य है कि सड़क, रेल और कनेक्टिविटी सुधारक, लॉजिस्टिक समय और लागत कम करना, यानी आने जाने में समय जो लगता है या सामान को उतारने में जो समय लगता है बंदरगाह में, उसको कम करना। और इसके लिए क्या चुना गया है? इसके लिए चुना गया है कांडला पोर्ट को। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी पहले कांडला पोर्ट से नामा जाना जाता था, इस चीज को याद रखना है, कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कहते थे। अब यह क्या करेगा? तो अभी सबसे पहले गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर स्थित भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह इसमें शामिल किए जा रहे हैं, जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित हैं। और यह PM शक्ति योजना कब से शुरू हुई है? तो अक्टूबर 2021 से शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रोंगालू बिहू उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ए, मेघालय, बी, कर्नाटक, सी, त्रिपुरा, डी, असम। इसका सही उत्तर है असम। रोंगालू बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, यह असम का एक प्रमुख त्योहार है और अधिकतर अप्रैल के मध्य में यह मनाया जाता है।
और क्यों मनाया जाता है? तो यह त्यौहार असम में नववर्ष आगमन और कृषि ऋतु के प्रारंभ में यह त्यौहार मनाया जाता है। और कितने दिनों तक यह त्यौहार चलता है? तो 7 दिनों तक यह त्यौहार चलता है और प्रत्येक दिन को 7 बिहू के नाम से जाना जाता है। हाँ, इस त्यौहार में एक विशेष प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है। उस व्यंजन का नाम है चीरा और पिठा, जो कि चावल से बनाया जाता है। यहाँ की पारंपरिक व्यंजन है जो कि इस त्यौहार में बनाया जाना निश्चित माना जाता है। चलिए अगले महत्वपूर्ण त्यौहार देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है, अभी बताया, कृषि और नए साल के आगमन पर। केरल में ओणम मनाया जाता है जो महाबली के स्वागत में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाया जाता है जो सूर्य देवता को समर्पित 4 दिवसीय फसल उत्सव है। पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है जो कि नववर्ष और फसल पकने का उत्सव है। गुजरात में नवरात्रि और गरबा मनाया जाता है जो माँ देवी दुर्गा की पूजा और गरबा नृत्य पर प्रसिद्ध है। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है जो कि माँ पार्वती की पूजा और पारंपरिक उत्सव है। बिहार का छठ पूजा विश्व प्रसिद्ध है जहाँ सूर्य देवता और छठी माता की पूजा की जाती है। नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है जो आदिवासी संस्कृति का प्रतीक है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है जो कश्मीर घाटी की सुंदरता का जश्न मनाते हैं। मेघालय में वांगला महोत्सव मनाया जाता है जो गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सौड्रोम महोत्सव है। उसी प्रकार उड़ीसा का रथ महोत्सव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जहाँ पर भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। उसी प्रकार सिक्किम में लोसार उत्सव मनाया जाता है जो तिब्बती नववर्ष उत्सव है। उसी प्रकार गोवा में फातोरपा जात्रा महोत्सव मनाया जाता है जो पारंपरिक देवी को पूजा जाता है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण त्यौहार थे राज्य से संबंधित जो आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसकी PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। यदि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग अर्थात CAQM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल दिल्ली राज्य में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य करता है। B, इसकी स्थापना 2015 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई थी। C, इसके निर्देश कानून रूप से बाध्यकारी होते हैं और यह बहुराज्यीय समन्वय सुनिश्चित करता है। D, यह एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। तो इसका सही आंसर है C, इसके निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और यह बहुराज्यीय समन्वय सुनिश्चित करता है। अब बात आई है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। तो इसकी स्थापना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत की गई है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में हो रहे वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना और वायु प्रदूषण के प्रबंधन को नियंत्रित करना। आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक अर्थात AQI वायु में सुधार लाना और प्रदूषण को नियंत्रित करना। अब यहाँ पर दिल्ली NCR वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कहाँ ज़्यादातर कार्य करता है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। चलिएगा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने जहाज निर्माण और मरम्मत क्षेत्र में कौशल विकास और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? A, उत्तर कोरिया, B, दक्षिण कोरिया, C, मलेशिया, D, जापान। इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के साथ एक औपचारिक कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है भारत के जहाज निर्माण और मरम्मत क्षेत्र में कौशल विकास और तकनीकी सहयोग के लिए। यह समझौता विशाखापट्टनम स्थित राष्ट्रीय जहाज डिजाइन अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षण सुविधाओं में आधुनिकीकरण और उन्नयन केंद्र पर किया गया। याद रखिएगा किसके साथ मिलकर के? तो दक्षिण कोरिया की यह एजेंसी है, इसके साथ मिलकर के एक औपचारिक क्रियान्वयन योजना कराया है जिससे कि अब जहाज निर्माण में और मरम्मत कार्य में दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी सहयोग करेगी जिसका नाम है KOICA। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा?
ए अमृतसर पंजाब, बी नंगल रोपड़ पंजाब, सी शिमला हिमाचल प्रदेश, डी देहरादून उत्तराखंड। इसका सही आंसर है नंगल रोपड़ पंजाब। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज पंजाब के रोपड़ रूपपुर जिले में नगल कस्बे में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जाएगा, किस जिले में? तो ये बनाया जाएगा रोपड़ जिले में। और किस राज्य में? पंजाब में। और रोपड़ किस जिले के किस गांव में बनाया जाएगा? तो रोपड़ के पास में है रूपपुर, और रूपपुर के नंगल कस्बे में यह कांच का ब्रिज बनाया जाएगा। चलिए, और किस नदी पर यह ब्रिज बनेगा? तो सतलुज नदी पर यह नंगल ब्रिज बनाया जाएगा कांच का। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि नंगल क्षेत्र को प्रमुख पर्यटन के रूप में विकसित करना, इसलिए वहाँ कांच का ब्रिज बनाया जा रहा है। चलिएगा, अधिकतर कांच के ब्रिज कहाँ पर है? तो चीन में ज्यादातर कांच के ब्रिज देखे जाते हैं। चलिए, बात आई है पंजाब की। तो पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री है भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। और पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। बात आती है पंजाब के पड़ोसी राज्य की, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर है। आप देख सकते हैं उत्तर में जम्मू कश्मीर है, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश है, और दक्षिण पूर्व में हरियाणा है, आप देख सकते हैं। और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है, इधर से राजस्थान की सीमा बनाती है। और इसके पश्चिम में देश है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ भी अपनी सीमा बनाता है पंजाब। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेल्स कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी युद्धपोत कौन सा है? ए INS विक्रांत, बी INS सांची, सी INS सूरत, डी INS नीलगिरी। इसका सही आंसर है INS सांची। INS सांची NGOPV कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी युद्धपोत है। इसे 31 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया, और इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह युद्धपोत, इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, तो 113 मीटर लंबा है और उन्नत ऑफशोर पेट्रोल वेल्स है। ठीक है, और इस परियोजना के तहत कुल 11 जहाज बनाए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा और निगरानी को क्षमता को मजबूत करना। ये कब से लॉन्च किया है? तो 31 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया है INS सांची, चित्र में आप देख सकते हैं। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की घोषणा की है। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी तेलंगाना। चलिए, इसका आंसर दीजिए डियर स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत 1967 में नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हुई। ये उग्रवादी संगठन है। इसको समाप्त करने के लिए और विभिन्न सुरक्षा के विकासात्मक कदम उठाने के लिए सरकार ने के अमित शाह ने इसकी घोषणा की है, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? ए अमरप्रीत सिंह, बी हार्दिक सिंह, सी अशोक कुमार, डी सुखविंदर सिंह। इसका सही आंसर है हार्दिक सिंह। इस चित्र में देख सकते हैं हार्दिक सिंह, जो कि भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख मिडफील्डर खिलाड़ी रहे। इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और याद रखिएगा, हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 में इसकी घोषणा की गई है। और महिला वर्ग में यह पुरस्कार दिया गया है अनुभवी फॉरवर्ड खिलाड़ी नवनीत कौर को भी यह पुरस्कार दिया गया है भारतीय हॉकी टीम की तरफ से, बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार महिला। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया है। यह भवसागर कहाँ स्थित है? ए केरलम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी असम। इसका सही आंसर है केरलम। केरल के कोच्चि में स्थित है यह स्थान, और यह केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत समुद्री जीवित
संसाधन परिस्थिति केंद्र अर्थात CMLRE का एक हिस्सा है और केरल के कोच्चिन में ही यह स्थान है केरलम, जिसमें 3500 से अधिक जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दमन ऑक्साइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस मोनेटाइजेशन की घोषणा किसने की है? A. IOC, B. HPCL, C. ONGC, D. PBCL। तो इसका सही आंसर है ONGC। हाल ही में ONGC ने दमन ऑक्साइड प्रोजेक्ट के तहत गैस मोनेटाइजेशन की घोषणा की है और यह मार्च 2026 के अंत में अरब सागर में स्थित अपने दमन ऑक्साइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस उत्पादन करके मुद्रीकरण की आधारित घोषणा की है। अब गैस का उत्पादन होगा कहाँ से? अरब सागर में स्थित ऑक्साइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से, और यह $1 अरब का प्रोजेक्ट गुजरात के तट के पास लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? तो गैस हजारी संयंत्र में ये भेजी जाएगी। याद रखिएगा, ये कहाँ से निकाली जाएगी? तो ये गुजरात के तट के पास लगाई गई है, गुजरात के तट के पास से निकाली जाएगी और गैस हजीरा संयंत्र को भेजी जाएगी। चलिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कई जिलों में पशु कल्याण समितियों के गठन की घोषणा की है? A. तेलंगाना, B. पंजाब, C. जम्मू कश्मीर, D. दिल्ली। इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्थान के सभी 13 जिलों में पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए SPCA के समितियों की गठन की है। क्या करेंगी ये? तो 13 जिलों में इसका गठन होगा। जो पशु क्रूरता होता है, पशु पर जो अत्याचार होता है, उनको रोकेगी। इसके लिए सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स की स्थापना की गई है, अर्थात SPCA की स्थापना की गई है। और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अधिनियम के तहत यह इस समिति की गठन किया जाएगा। चलिएगा, ये क्या करेंगे? तो जिले में ध्यान रखेंगे कि किसी पशुओं के साथ क्रूरता ना हो, उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन कवच 30 के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में कौन सा कथन सही है? A. 10 करोड़ की हीरोइन जब्त की गई, B. 10 करोड़ की कोकीन जब्त कर नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया, C. हथियारों की तस्करी का भांडाफोड़ किया गया, D. साइबर अपराध गिरोह को पकड़ा गया। इसका सही आंसर है 10 करोड़ की कोकीन जब्त की गई और व्यक्ति था नाइजीरियन ग्राहक, जिसे ऑपरेशन कवच 3.0 के तहत दिल्ली पुलिस ने दबोचा है और यह मेहराली क्षेत्र में 1.03 किलोग्राम का कोकीन बरामद किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत में बच्चों खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 21 भाषा में आधारित स्पोर्ट्स अल्फाबेट बुकलेट्स किसके द्वारा विकसित की गई है? A. डॉक्टर कनिष्क पांडे, B. किरण रिजिजू, C. अभिनव बिंद्रा, D. PT उषा। इसका सही आंसर है डॉक्टर कनिष्क पांडे। आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स अल्फाबेट्स बुकलेट इसका नाम दिया गया है। और इस बुकलेट्स में है क्या? तो बच्चों में बचपन से ही खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए एक अल्फाबेट्स जैसे ABCD होती है, उसी प्रकार से खेलों की नामावली दी गई है और इस बुकलेट को डॉक्टर कनिष्क पांडे ने विकसित किया है। और यह स्पोर्ट्स अवे ऑफ लाइफ संस्था के अंतर्गत शुरू की गई है। इसमें 21 भाषाएं होंगी, 21 लैंग्वेज होगी, जो साक्षरता के साथ साथ खेल जागरूकता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।